अभी तक जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा है वो टू क्लास प्रॉब्लम के लिए देखा है, लेकिन हमने ये भी देखा था क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए शुरू शुरू में कि हर प्रॉब्लम तो टू क्लास प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, यानी हमें क्लासीफाई करना होता है डेटा को इनटू मोर देन वन क्लासेस। तो उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को ज़रा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम हमें मिलेगी अगर मिसाल के तौर पर हमें अपनी ईमेल्स को लेबल करना है या टैग करना है कैटेगरी वाइज कि ये मेरे ऑफिस से रिलेटेड ईमेल्स हैं या मेरे वर्क रिलेटेड ईमेल्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स से रिलेटेड ईमेल्स हैं, ये मेरे हॉबीज़ से रिलेटेड ईमेल्स हैं या फैमिली से रिलेटेड ईमेल्स हैं। इसी तरह कोई अगर कैंसर का पेशेंट है और हमें क्लासिफिकेशन करते हुए ये बताना है, सिर्फ इतना नहीं बताना कि उसको कैंसर है या नहीं, बल्कि ये बताना है कि किस स्टेज पर है ये कैंसर, स्टेज 1 पर है, स्टेज 2 पर है, स्टेज 3 पर है। या कभी हमने गिवन सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी टेम्परेचर वगैरह हो गया या ह्यूमिडिटी वगैरह हो गई, इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हमें और थोड़ा पास्ट डेटा हिस्टोरिक डेटा भी अवेलेबल हो तो उसकी बेस पर हम डिटर्मिन करना चाह रहे हैं कि वेदर क्या होगा, सनी होगा, क्लाउडी होगा, रेनी होगा या स्नोई होगा। तो ये फॉर एग्जांपल हमें प्रिडिक्शंस करनी है, ये क्लासिफिकेशंस हमें करनी है। तो इसका मतलब है हमारा जो y है इट कैन इन फर्स्ट केस इट कैन बिलोंग टू द सेट, इट कैन हैव वन ऑफ द वैल्यूज वर्क, फ्रेंड्स, फैमिली और हॉबी। हम इसी को y बिलोंग्स टू 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, ये सिर्फ लेबल्स ही है ना 1 2 3 4। तो हमने मैप करना है 1 का मतलब क्या है, तो हमने बता दिया कि 1 का मतलब वर्क है, 2 का मतलब फ्रेंड्स है, 3 का मतलब फैमिली है, 4 का मतलब हॉबी है। तो हम y को 1 2 3 4 लिखें या WFFH लिखें, मतलब FF तो नहीं लिख सकेंगे, FRFA करना पड़ेगा ताकि यूनिक रहें क्लासेस के लेबल्स। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ मुख्तलिफ क्लासेस रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल कैंसिल वरी के अंदर हमारा y could take up values 1 2 और 3। फोर्थ एग्जांपल में y could take up values 1 2 3 4। तो ये जो पहली प्रॉब्लम थी ये 4 क्लास प्रॉब्लम है, जो दूसरी थी वो 3 क्लास प्रॉब्लम लग रही है और चौथी फिर 4 क्लास प्रॉब्लम है। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने भी नाम लिया था अप्रोच का, वन वर्सेस ऑल की या वन वर्सेस रेस्ट की, वो वाली अप्रोच हमारी इस्तेमाल हो सकती है। आइए देखते हैं वो अप्रोच क्या है। उसको देखने से पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन या टू क्लास प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या करते थे। अगर हमारे पास दो क्लासेज हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल से भी एक क्लास रिप्रेजेंट हुई है, इसको हम नेगेटिव क्लास कह देते हैं। और जो रेड कलर में हमारी क्रॉस से क्लास रिप्रेजेंट हो रही है इसको हम सपोज पॉजिटिव क्लास कह देते हैं। तो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे थे, हम कहते हैं एक हाइपोथेसिस लेंगे, यानी एक लाइन फिट हुई होगी उस डेटा पे जो क्या करेगी, जो डिसीजन बाउंड्री दे रही होगी वो दोनों क्लासेस को सेपरेट कर देगी। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम ये वाला काम कर रहे थे कि हम कोशिश करते थे एक डिसीजन बाउंड्री मिल जाए हमें अपने हाइपोथेसिस से, और उस डिसीजन बाउंड्री की बेस पे हम इवेंचुअली डिसाइड करते थे। हमारा हाइपोथेसिस एक वैल्यू आउटपुट करता था, उस वैल्यू पर हम थ्रेशोल्डिंग करके डिसाइड कर लेते थे कि ये पॉजिटिव क्लास है या नेगेटिव क्लास है। मल्टी क्लास की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। मल्टी क्लास में हमारे पास पहले देखें अगर आप तो दो ही कलर्स की क्लासेस थी और दो ही शेप्स थी, अब ये हमें तीन क्लासेस नजर आ गई। मल्टी क्लास में ये सिर्फ तीन की एग्जांपल ड्रॉ हुई हुई है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे होंगे जो क्लास 3 से बिलोंग करते होंगे, कुछ क्लास 1 से, कुछ क्लास 2 से। अब जरा देखते हैं वो अप्रोच अपनी वन वर्सेस रेस्ट वाली या वन वर्सेस ऑल वाली की, उसमें क्या किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास तीन क्लासेस हैं। क्लास 1 को हमने ट्राइंगल से, ग्रीन ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लास 2 को हमने ब्लू बॉक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और क्लास 3 को हमने रेड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये तीन क्लासेस हमें अपनी नज़र आ रही हैं। वन वर्सेस टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहते हैं कि लेट्स डिसाइड कि हम किस क्लास को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अभी हम लेट्स सपोज हमने सबसे पहले जो चूज़ की क्लास वो ग्रीन ट्रायंगल वाली क्लास थी, उसको हम चूज़ करना चाह रहे हैं क्लास 1 को।
कि हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन कितनी अच्छी होगी। जब हम इसको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्लासीफायर को इस तरह से कुछ कहेंगे कि हमारे पास दो ही क्लासेस हैं। एक तो ये क्लास है जिसको हम अभी डिटरमिन करना चाह रहे हैं, इसको हमने कह दिया पॉजिटिव क्लास है, और बाकी जो क्लासेस हैं वो नेगेटिव क्लासेस हैं। यानी हमने अपने डेटा को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो बॉक्सेस थे ब्लू और जो रेड क्रॉस बने हुए थे, ये दोनों के दोनों अब एक जैसे नज़र आ रहे हैं हमारे फंक्शन को, हमारे एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम के लिए इस वक्त पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारी वो क्लास है जो हमने कहा कि हमारी पॉजिटिव क्लास है, आपको ये लर्न करनी है। बाकी दोनों क्लासेस को वो बिल्कुल एक जैसा ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब सादा सही है कि एल्गोरिथम बाकी दोनों क्लासेस को एक जैसा ट्रीट करेगा। वो कहेगा कि मैं बाकियों में से इस क्लास को अलग करना चाह रहा हूँ। तो एल्गोरिथम का मकसद यहाँ पर ये रह गया कि उसने डिसीजन बाउंड्री क्या ड्रॉ करनी है, उसने डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करनी है कि ये क्लास बाकियों से कैसे सेपरेट हो सकती है। बाकी आपस में सेपरेट हुई हैं या नहीं हुई, ये इस वक्त इस एल्गोरिथम का मकसद नहीं है। इसका मकसद है कि ये पर्टिकुलर क्लास बाकियों से अलग हुई है या नहीं हुई। तो सपोज उसको कोई डिसीजन बाउंड्री मिल गई, उसने कहा कि ठीक है जी ये डिसीजन बाउंड्री है। हमने कहा ये तो एक हमें हाइपोथेसिस मिल गया। असल में ये हाइपोथेसिस जो मिला, हमने इसको हाइपोथेसिस 1 कह दिया। हाइपोथेसिस एच थीटा 1, ये हमने कह दिया इसको, इसका नाम रख दिया हमने एक 1। अब क्या होगा, अगर आपको समझ आ रही होगी अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब सपोज हमें अगली जो क्लास, सपोज क्लास 2 डिटरमिन करनी है, तो हम क्या करेंगे, वो क्लासीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, क्लास 2 को ओरिजिनल स्टेट में रहने देंगे और बाकी दोनों को और कह देंगे ये पॉजिटिव क्लास है, और बाकी दोनों क्लासेस को हम कह देंगे कि ये तो नेगेटिव क्लासेस हैं। तो हम अपने एल्गोरिथम को कुछ इस तरह से बताना शुरू कर देंगे। अब एल्गोरिथम जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर कि एल्गोरिथम अब क्या करेगा, वो कोशिश करेगा डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करने की इस बॉक्स वाले क्लासेस के और बाकी क्लासेस के दरमियान। यानी इस क्लास के को डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, इस क्लास को सेपरेट करेगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। ये हमें एक और हाइपोथेसिस मिल गया, इसने भी सेपरेट कर दिया इस क्लास को दूसरी क्लासेस के साथ। तो इस हाइपोथेसिस को हमने कह दिया मिसाल के तौर पर H2। अब तीसरी जो हमारी क्लास रह गई है उसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे कि तीसरी क्लास को हम कह देंगे कि ये हमारी पॉजिटिव और बाकी हमारी तमाम नेगेटिव क्लासेस हैं। अब एल्गोरिथम बिल्कुल पहले की तरह अपनी एक्टिविटीज़ दोहराएगा। वो कोशिश करेगा कि इस क्लास को बाकी अवेलेबल क्लासेस से सेपरेट कर दे। उसको सेपरेट करने की कोशिश करेगा तो उसको एक और हाइपोथेसिस उसने रिप्रेजेंट कर दिया, उसने शो कर दिया हमें। इस हाइपोथेसिस को हमने कह दिया H3। अब हुआ ये यहाँ पर कि हमारे पास 3 हाइपोथेसिस हैं। हम इन 3 हाइपोथेसिस को अपने पास मतलब ये हमारे पास हम इनको संभालेंगे क्योंकि हमने इन तीनों को इस्तेमाल करना है इवेंचुअली अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर। फॉर एवरी न्यू इंस्टेंस हम इन तीनों हाइपोथेसिस से पूछा करेंगे और जिस हाइपोथेसिस की वैल्यू ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पे H1 ने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर ज़्यादा वैल्यू आउटपुट हुई है उसकी एज़ कम्पेयर टू H2 एंड H3। फॉर एग्जांपल 0.7 आउटपुट किया H3 ने, 0.75 आउटपुट किया H2 ने, और 0.8 ऐसे कहना चाहिए कि 0.7 आउटपुट किया H1 ने, और 0.6 आउटपुट किया H2 ने, और 0.3 आउटपुट किया H3 ने। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे H1 जो था वो सबसे ज़्यादा उसका हाइपोथेसिस की वैल्यू सबसे बड़ी थी, 0.7 थी। इफ़ यू रिकॉल ये 0.7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.7 रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। ये y यहाँ पर हमारी पॉजिटिव क्लास ही तो है, गिवन x। तो अब हमारा जो भी पैरामीटर आया उस पैरामीटर के जो भी हमारे पास नया इंस्टेंस आया उस इंस्टेंस की y इक्वल टू 1 यानी पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी आ रही है। एक ने 0.7 दे दी है, एक हाइपोथेसिस ने, दूसरे ने कोई और दे दी है, तीसरे ने कोई और दे दी है।
इसमें जिसने सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू दी होगी उसको हम चूज़ करेंगे और उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अपने एग्जांपल में कहा H1 ने 0.7 कहा था, तो हम कहेंगे नया इंस्टेंस ट्राइंगल्स की क्लास से बिलोंग करता है। अगर किसी और इंस्टेंस के ऊपर H3 ज़्यादा वैल्यू आउटपुट कर देता है, उसकी आउटपुट बड़ी है H2 और H1 के आउटपुट से, तो हम कहेंगे ये क्रॉस की क्लासेस से बिलोंग करता है। एक तीसरा चौथा इंस्टेंस कोई आते हैं और उसमें H2 की वैल्यू सबसे बड़ी निकल आती है, फॉर एग्जांपल 0.75 आ जाती है और बाकी दोनों हाइपोथेसिस की वैल्यूज लो हैं, इससे नीचे वैल्यूज हैं, स्मॉलर वैल्यूज हैं, तो हम कहेंगे जी ये दो इंस्टेंसेस जो हैं ये बॉक्सेस की क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इन केस ऑफ मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स। और उसमें हमने असल में किया क्या है, हमें अपने पुरानी जो लर्न चीज़ है बाइनरी क्लासिफिकेशन उसको इस्तेमाल कर लिया और उसको इस्तेमाल करके हमने इवेंचुअली एग्रीगेट कर लिया रिजल्ट्स को। हमने हर केस में प्रॉब्लम को, जैसे हमने यहाँ पे H1 H2 H3 बनाते हुए हमने प्रॉब्लम को बाइनरी प्रॉब्लम के तौर पर मॉडल किया हुआ है और हमें पहली क्लास का बाकियों के साथ डिसीजन चाहिए, बाउंड्री चाहिए हमें, दूसरी क्लास का बाकियों के साथ हमें सेपरेटर चाहिए, तीसरी क्लास का बाकियों के साथ सेपरेटर चाहिए। तो ये जो वन वर्सेस ऑल है ये असल में इसेंशियली बाइनरी क्लास प्रॉब्लम बन जाती है और वो हमें पहले ही सॉल्व करनी आती है। तो वो उसको हमने इस्तेमाल कर लिया और हमने हर एक वन वर्सेस ऑल करके तमाम हाइपोथेसिस अपने पास संभाल लिए और इन हाइपोथेसिस की में से जिस हाइपोथेसिस की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ इनपुट के ऊपर ज़्यादा आती है वो हम आउटपुट कर देते हैं। जी, इसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दिया गया, ये बात हम कर चुके हैं पहले। तो बस यहाँ पर दूसरी चीज़ जो लिखी हुई है वो ये कि 3 हाइपोथेसिस वैल्यूज आउटपुट हो रही होंगी, तीनों हाइपोथेसिस अपने अपने जो उनके लिए पॉजिटिव क्लास हैं उसके बारे में प्रोबेबिलिटी दे रहे होंगे। तो वन वर्सेस रेस्ट या वन वर्सेस ऑल करते हुए हमने करना क्या है, वी हैव टू ट्रेन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर HI ऑफ X फॉर ईच क्लास I। अभी हमारे पास पिछले स्लाइड पर 3 क्लासेस थी, तो हमने 3 लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर्स ट्रेन किए थे। एंड और हम क्यों कर रहे थे, टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू I। हर क्लासीफायर ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल वो क्लासीफायर I था, अगर वो HI था तो वो कहेगा कि जी y के I होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये बता रहा होगा। तो जब तीनों या जितने भी क्लासीफायर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 क्लासेस हैं तो 10 क्लासीफायर्स होंगे, जब 10 के 10 क्लासीफायर्स हमारे बन गए तो हम अब क्या करेंगे, एक नई इनपुट आई X, इसमें सारे पैरामीटर्स भी होंगे, उनकी कुछ वैल्यूज होंगी और हमें बताना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हमें करना ये पड़ेगा कि हम जितने भी हाइपोथेसिस हैं उस सबके सब हाइपोथेसिस हम मतलब बनाएं और रन करें। यानी हमारे पास 10 हाइपोथेसिस है, उन 10 के 10 हाइपोथेसिस के ऊपर x की वैल्यू हम मतलब हम चेक करेंगे कि जी ये हाइपोथेसिस इस x के बारे में क्या कहता है, क्या प्रोबेबिलिटी देता है। और जिस हाइपोथेसिस ने इस x के बारे में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी होगी कि ये मेरी वाली क्लास से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल एक jth हाइपोथेसिस ने कहा कि जी x बिलोंग्स टू क्लास j और उसकी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसने बताया, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसने दी एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द 9 हाइपोथेसिस, तो हम कहेंगे अच्छा ये वाली वैल्यू ये वाली क्लास है x की, यानी क्लास j। इस केस में जो मैंने एग्जांपल बोलते हुए कहा j, वो क्लास हमारी लेबल हो जाएगी x के अगेंस्ट। तो इस तरह से हमारी वन वर्सेस ऑल चलती है या वन वर्सेस रेस्ट चलती है। जितने भी हाइपोथेसिस हैं उन सब हाइपोथेसिस की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है x के ऊपर और मैक्सिमम वैल्यू हम पिक कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू वाला हाइपोथेसिस हम चूज कर लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन की तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वो भी सफ़र करती है विद ओवरफिटिंग एंड वो नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलराइजेशन टू ओवरकम दिस ओवरफिटिंग। आइए ज़रा देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में ओवरफिटिंग क्या किस तरह की नज़र आएगी, ये किस तरह की होगी और अंडरफिटिंग किस तरह की होगी।
हमने एक इस तरह की एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन के लिए की थी, जहाँ पर हमने देखा था कि डेटा के ऊपर कोई मॉडल बहुत बहुत ही सिंपलिस्टिक सा मॉडल हो, तो हमने कहा था उसको अंडर फिटिंग है। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है या ऐसा मॉडल है जिसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं, तो हमने कहा था ये एक ओवर फिटिंग मॉडल है। और एक मॉडल जो ज़रा सा रीजनेबल था, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा था, रिलेटिवली स्मूथ था और बहुत ही सिंपल भी नहीं था, बाइस भी शो नहीं कर रहा था, उसको हमने कहा था कि ये वो मॉडल जो हमें चाहिए, ये ज़रा रीजनेबल मॉडल है, गुड मॉडल है कह लें इसको, या जस्ट राइट मॉडल कह लें इसको। दो नाम हमने ज़्यादा दिए थे फॉर्मली, एक ओवर फिटिंग के वाले मॉडल का और एक अंडर फिटिंग वाले मॉडल का। मिसाल के तौर पर इधर हमें तीन मुख्तलिफ डेटा प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, और इन प्लॉट्स के अंदर हमने तीन मुख्तलिफ हाइपोथेसिस नीचे रखे हुए हैं जो कि हम फिट करना चाह रहे हैं। इस केस में, पहले केस के अंदर भी हम कोई चीज़ फिट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस बड़ा सादा सा है, हमने ये बिल्कुल सिंपल सा हाइपोथेसिस रखा हुआ है। दूसरे केस में हमारा हाइपोथेसिस इससे ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है, ये ऑर्डर 2 पॉलिनोमियल चल रहे हैं सारे के सारे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 इंटू x2, ये ऑर्डर 2 पॉलिनोमियल चल रहे हैं। तीसरे केस में हमारे पास ऑर्डर 5 तक भी हम गए हैं, x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 क्यूब, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यानी फोर्थ ऑर्डर भी है, x1 क्यूब x2, फोर्थ ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर 3 भी है, ऑर्डर 5 भी है, ऑर्डर 2 भी है। ये इन तीनों में से सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो ये भी एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो इन तीनों एल्गोरिथम का काम क्या है, सॉरी इन तीनों हाइपोथेसिस का काम क्या है? तीनों हाइपोथेसिस हमें कोई ना कोई डिसीजन बाउंड्री देंगे, और उस डिसीजन बाउंड्री के तहत हम बता सकेंगे कौन सी क्लास से नया कोई इंस्टेंस बिलोंग करेगा। मिसाल के तौर पर पहला जो हमारा हाइपोथेसिस है, उसके लिए हमें जो डिसीजन बाउंड्री मिली वो ये मिली। हमें नज़र आ रहा है ये कोई इतनी डिसीजन बाउंड्री नहीं है, इसमें तो हमारी बहुत सी क्लासेस गलत तरफ भी आ रही हैं, और कुछ क्लासेस तो मतलब बिल्कुल भी क्लासीफाई हो ही नहीं पा रही हैं, दरमियान में कहीं फॉल कर, इतनी कोई मज़ेदार डिसीजन बाउंड्री नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। जो तीसरा केस है उसमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, फ्लक्चुएटिंग सा फंक्शन होगा, तो शायद वो कुछ इस तरह की डिसीजन बाउंड्री हमें मिल जाए। इस फंक्शन में अगर आप देखें तो इसने बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को फिट किए, और इसने कोई भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल नहीं छोड़ी। इसने इतनी अच्छी बाउंड्री ड्रॉ की है कि इसने एग्जैक्ट बहुत ही अच्छी किस्म की क्लासिफिकेशन कर दी है, और हमें नज़र आ रहा है कि जी जो नेगेटिव क्लास है वो नेगेटिव ही आ रही है इसके अंदर, और पॉजिटिव क्लास प्लस पॉजिटिव ही नज़र आ रही है हमारे इस डेटा के अंदर। तो ये ग्रीन कलर में हमने अपनी डिसीजन बाउंड्री देखी, और इस डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ही अच्छी बाउंड्री ड्रॉ करके क्लासेस को सेपरेट कर दिया गया। तीसरे केस में शायद इस किस्म का कोई फंक्शन होगा, इस किस्म की कोई बाउंड्री होगी, डिसीजन बाउंड्री जो हमें मिल जाएगी। और ये जो डिसीजन बाउंड्री है, इस डिसीजन बाउंड्री ने क्लासिफिकेशन तो लग रहा है कि काफ़ी हद तक कर दी है। इसमें कुछ थोड़ा सा एरर नज़र आ रहा है हमें। इन दो जो क्रॉसेस हैं, जो रेड कलर के जो दो हमारे पॉइंट्स हैं, वो शायद दूसरी क्लास के साथ मिक्स हो गए हैं, और डिसीजन बाउंड्री के तहत उनको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव क्लास होना चाहिए था, लेकिन हम इसको कह सकते हैं ये एरर भी है हमारा। तो ये बाउंड्री इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और इसमें थोड़ा सा एरर भी है। ये दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। और इतनी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स ना होने की वजह से ये शायद थोड़ा सा प्रॉबली बेहतर जनरलाइज करे एज़ कम्पेयर टू केस 3, जहाँ पर ग्रीन रंग की बाउंड्री है। वो शायद उसने इतना अच्छा अपनी एग्जाम्पल्स को फिट किया है कि मे बी वो जनरलाइज ना कर सके। तो जो पहला केस था, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें बाउंड्री भी सही ड्रॉ नहीं हुई है, बड़ी ही नाइव किस्म की अटैम्प्ट थी। और जो दूसरा केस था, उसमें हम कहेंगे कि हमने हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल फिट करने की कोशिश की है, बल्कि एग्जैक्टली फिट की है। और तीसरे केस में हमने ट्राई तो किया हमारे एल्गोरिथम ने कि वो फिट करे ट्रेनिंग डेटा को, लेकिन वो बहुत अच्छा फिट नहीं कर सका, और देयर आर सर्टेन एरर्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि हमारा एल्गोरिथम करता होगा। तो जो केस 3 है हमारा ग्रीन बाउंड्री वाला, ये हमारा ओवरफिटिंग का केस है,
केस 1 हमारा अंडर फिटिंग का केस है, जहाँ पे मॉडल इज टू सिंपल और इट कैन बी इम्प्रूव्ड टू गेट अ बेटर मॉडल, बेटर डिसीजन बाउंड्री। इसको हमने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये बायस का केस है। जो ओवर फिटिंग वाला ग्रीन बाउंड्री वाला केस है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉडल और इसको हमने कहा था ये हाई। और जो तीसरा अभी भी नज़र आ रहा था केस, वो हमारा जस्ट राइट वाला केस था, वो हम डिजायर्ड हमारी वो होती है चीज़। तो जिस तरह से हमने लीनियर रिग्रेशन को रेगुलराइजेशन के ज़रिए हमने कहा था कि हम इसके ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी रेगुलराइज कर सकते हैं और उसमें रेगुलराइजेशन पैरामीटर इस्तेमाल करके हम ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मसलन हो सकता है कि हमने ये हाइपोथेसिस जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, वो हमने इस डेटा पर फिट करने की कोशिश की है और इससे हम कुछ बाउंड्रीज लेना चाह रहे हैं। वो जो मैं अभी देखा भी था हमने, बाउंड्रीज इस तरह की नज़र आ रही हैं और ये ओवर फिटिंग की बड़ी ही क्लियर सी एग्जांपल है। नीचे हमें कॉस्ट फंक्शन नज़र आ रहा है अपना जे का, जे, ये जो कॉस्ट फंक्शन जे है, ये कॉस्ट फंक्शन हमें हम कब इस्तेमाल कर रहे थे, हम उसी वक्त इस्तेमाल कर रहे थे जब हमें कोई रेगुलराइजेशन पैरामीटर नहीं मिला हुआ था। अगर हम रेगुलराइजेशन पैरामीटर भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमारा जे कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी चेंज नहीं आई, सिर्फ ये पैरामीटर ऐड हो गया। हमने तकरीबन इस तरह का ही काम लीनियर रिग्रेशन के वक्त भी किया था। आपको हल्का सा रिकॉल करना पड़ेगा कि रेगुलराइजेशन क्या कर रही थी। रेगुलराइजेशन इस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर सर्टेन थीटास की वैल्यू को छोटा कर रही थी, कम कर रही थी, ताकि इन फीचर्स की जो ऐसे फीचर्स हैं जो जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रही है, ऐसे फीचर्स हैं जिनकी हमें कंट्रीब्यूशन शायद लो होनी चाहिए थी, हमें पता नहीं चल रहा था लेकिन वो कौन से हैं। तो ये पैरामीटर जो रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, वो इस तरह के फीचर्स की कंट्रीब्यूशन लो कर देता है बाय modifying the values या by giving very small values to corresponding thetas। तमाम थीटास के लिए काम करेगा जो थीटा नॉट है उसके अलावा। तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट अब किस तरह का नजर आएगा अगर हम रेगुलराइजेशन भी पैरामीटर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी ग्रेडियंट डिसेंट वाली टर्म, थीटा चेंज करने की टर्म, थीटा की वैल्यू अपडेट करने की टर्म। इसमें एक्स नॉट हमारा है, हमने ज़ाहिर है थीटा नॉट हमारा जो था उसके बाद हमने एक्स नॉट, आपको याद होगा हमने लीनियर रिग्रेशन के टाइम पर भी रख लिया हुआ था। तो थीटा जे जो है, यानी अदर देन ज़ीरो, मैंने भी कहा था कि थीटा ज़ीरो जो होगा उसमें रेगुलराइजेशन टर्म नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके अलावा जो तमाम थीटाज हैं उनके अंदर ये टर्म इस्तेमाल हो रही होगी। तो थीटा जे को अपडेट करने का जो रूल है वो हल्का सा मॉडिफाई हो जाएगा। वो रूल मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, वो इस तरह का आ जाएगा। उसमें एक ये टर्म आ गई है जिसमें लैम्डा ओवर एम थीटा जे हमारा आ गया। ये हमने लीनियर रिग्रेशन के वक्त रेगुलराइजेशन पढ़ते हुए देख लिया था कि ये कैसे आ रहा है, और हमें पता है कि ये टर्म अब हमारी इस अल्फा के साथ इस्तेमाल हो रही होगी। तो ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर हमारा असल में ऐड हो गया ग्रेडियंट डिसेंट में थीटा जे अपडेट करते हुए। याद रहे कि जो थीटा जेज अपडेट हो रहे हैं, ये थीटा जेज 0 से शुरू नहीं हो रहे होंगे अपडेट होते हुए, ये 1 से शुरू हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है 1 से लेके n तक है, टोटल n+1 थीटाज हैं, क्योंकि हमारे पास n फीचर्स थे। थीटा नॉट के सामने एक्स नॉट खुद से डाला था, ये कोई ओरिजिनल फीचर नहीं है। इसी को सिंप्लीफाई भी किया था हमने लीनियर रिग्रेशन के टाइम पर भी, थीटा जे चेंज करने के प्रिंसिपल को हम यहाँ पर भी देखते हैं। ये ऐसे, या फिर ऐसे कह रहे हैं कि इसको एक और तरह से लिखने का तरीका था, वो तरीका ये था जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ हम अपने लेफ़्ट साइड को इस माइनस से लेफ्ट हैंड साइड पर जो हिस्सा था सिर्फ उसको अपडेट कर रहे हैं। थीटा जे इंटू 1 माइनस अल्फ़ा लैम्डा ओवर एम हमारे थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा होगा,
ये टर्म हमने ये भी आप याद करें कि हमने देखा था कि ये टर्म हमेशा 1 से छोटी होगी बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव, एम इज पॉजिटिव एंड लेमडा इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्योंकि तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू आ रही है हमेशा 1 से छोटी होगी। तो ये थीटा जे को छोटे से छोटा करती जा रही होगी। जैसे जैसे ये वैल्यू छोटी होगी वैसे वैसे थीटा जे की कंट्रीब्यूशन भी कम से कम होती जा रही होगी। तो ये बिल्कुल ये वाला जो इसके पीछे इंट्यूशन है और जो इसकी वर्किंग है ये लीनियर रिग्रेशन की तरह ही की वर्किंग है। और ये ऐसे थीटास या ऐसे पैरामीटर्स क्या कहना चाहिए, ऐसे फीचर्स जिनकी कंट्रीब्यूशन कम होनी है उनके उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलर से स्मॉलर करता जाएगा ये वाला तरीका। याद रहे कि रेगुलराइजेशन इस्तेमाल करने के बाद करने के साथ साथ हमने लीनियर रिग्रेशन के वक्त कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी। वो सब की सब चीज़ें यहाँ पर भी काफ़ी हद तक वैसे ही होल्ड करती हैं। उनमें एक चीज़ ये थी कि बायस का प्रॉब्लम आता है, दूसरी ये थी कि हमारा वेरिएंस का प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि बायस का प्रॉब्लम कब है और वेरिएंस का प्रॉब्लम कब है। उसके लिए हमने कुछ प्लॉट्स करके देखे थे लीनियर रिग्रेशन के वक्त, ट्रेनिंग एरर और वैलिडेशन एरर के। और हमने देखा था कि अगर वैलिडेशन एरर और ट्रेनिंग एरर एक आपस में एक ख़ास रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, दोनों हाई हैं या दोनों लो हैं या एक हाई है दूसरा लो है, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते थे कि यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बायस का प्रॉब्लम है या वेरिएंस का प्रॉब्लम है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो नोट्स जाकर देख लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर ये जो वेरिएंस और बायस वाली चीज़ है वो कैसे फिट इन होती है। दूसरे हमने उस वक्त ये भी डिस्कशंस की थी कि हमने लैम्डा चूज़ कैसे करना होता है। ये भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं लैम्डा चूज़ करते हुए हम क्या मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरे हमने देखा था मॉडल सिलेक्शन का एक तरीका। मॉडल सिलेक्शन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि डेटा को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो इवेंचुअली हम जो डिस्कशन जिस पर रोकी थी अपनी ख़त्म की थी, वो देखिए अपने डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक ट्रेनिंग डेटा, एक वैलिडेशन डेटा या क्रॉस वैलिडेशन डेटा और एक टेस्ट डेटा। और ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल ट्रेन होने के बाद हम वैलिडेशन एरर निकालेंगे, वैलिडेशन डेटा पर उस मॉडल को चला के देखेंगे और जो वैलिडेशन के टाइम पर वैल्यू ऑफ जे आ रही है उसको हम इस्तेमाल करेंगे टू सिलेक्ट द मॉडल। तो हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ इस्तेमाल करके अपने मुख्तलिफ मॉडल्स जो थे, फॉर एग्ज़ाम्पल थीटास के मुख्तलिफ वैल्यूज़ इस्तेमाल करके या पॉलिनॉमियल्स मुख्तलिफ हमने फिट किए हुए थे। उनमें से कोई एक हमने किसी पॉलिनॉमियल के ऊपर हमें कोई सेट ऑफ थीटा वैल्यूज़ मिल गई और हमने उसके हिसाब से कहा कि जी ये वाला पॉलिनॉमियल जो बेस्ट फिट कर रहा है डेटा को, ये जो बेस्ट फिट कर रहा है इस डेटा को, वो क्रॉस वैलिडेशन डेटा की बेस पर हम डिसाइड करते थे। और फिर हमने कहा था हम इसी मॉडल की जनरलाइजेबिलिटी चेक करेंगे, उसके लिए हमने कहा था टेस्ट डेटा इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो सब की सब चीज़ें यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होल्ड करती हैं जैसे वहाँ पर होल्ड कर रही थी कि हमारे डेटा के 3 हिस्से होंगे और इन तीनों हिस्सों को हमने मतलब इस्तेमाल करना है पहले ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद मे बी मॉडल सिलेक्शन के लिए या क्रॉस वैलिडेशन के लिए। और क्रॉस वैलिडेशन में हमने जो चीज़ चेक कर ली उसके बाद हम एल्गोरिथम की जनरलाइजेबिलिटी यानी कि कितना वो नई एग्जांपल्स पर जनरलाइज करने के काबिल है, हम वो चेक करने के लिए फिर टेस्ट डेटा के ऊपर उसको चलाते हैं। टेस्ट डेटा के ऊपर हमने मॉडल सिलेक्शन के टाइम तो हमने क्रॉस वैलिडेशन डेटा इस्तेमाल करके मॉडल चूज़ कर लिया ना, उसके बाद हम देखेंगे मॉडल कितना जनरलाइजेबल है, उसके लिए उसको टेस्ट डेटा पर चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल पहले की तरह हम वही स्प्लिट भी वही वाला सेम रख सकते हैं। हमारे पास जो टोटल डेटा है उसको हमने फॉर एग्जांपल 60% ट्रेनिंग डेटा कह दिया, 20% क्रॉस वैलिडेशन कह दिया और 20% टेस्ट डेटा कह दिया। डेटा आपके पास जो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर डिफेक्ट से रिलेटेड उसको आप बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी क्लास के अंदर। आपको मैंने इसी लेक्चर के दौरान शुरू में बताया था। तो वो करके आप अपने अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर बना भी सकते हैं यूजिंग ट्रेनिंग डेटा। और उस ट्रेनिंग डेटा के बाद क्रॉस वैलिडेशन डेटा के ऊपर उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ क्लासीफायर्स बनाकर उनमें से किसी एक को बेस्ट वाले को चूज़ भी कर सकते हैं
और उसको चूज़ करने के बाद उसका टेस्ट एरर भी निकाल सकते हैं, देखने के लिए कितना जनरलाइज करता है रिजल्ट्स को। तो ये सब चीज़ें आप आई वुड सजेस्ट कि आप कर लें ताकि आपको ज़रा सी अच्छी समझ आ जाए इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की।